अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और सेकेंडली कि दूसरी चीज़, टेलीग्राम पर अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं हुआ है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा अगर आप मांगेंगे तो। और दूसरी चीज़, कम्युनिटी पोस्ट, अबाउट सेक्शन, एवरीथिंग, हर जगह टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाना। PDF एट्सेट्रा जो भी चीज़ें, नोट्स वगैरह वहाँ पर प्रोवाइडेड कराए जाएंगे, जैसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली हम पढ़ने वाले थे इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशंस की। जो इकोनॉमिक डिप्रेशंस होती है उस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते। तो अमेरिका सबसे ज़्यादा अगर वर्स्ट इम्पैक्ट पड़ा हुआ था इस डिप्रेशन का किस पर, तो अमेरिका, उसके वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था। ठीक है। ड्यू टू डिप्रेशन द बैंक स्टॉप सैंक्शनिंग लोन टू द पीपल एंड इंटेंसिफाई द रियलाइजेशंस ऑफ डेबिट द फार्मर्स वर रिन्यूड। तो कहने का मतलब है कि इस डिप्रेशन की वजह से जो बैंक है उसने लोन देना बंद कर दिया लोगों को, और तो और उनके जो डेबिट थे, कर्ज थे, उस पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिफिटी रियलाइजेशन देना करने लगे, और जो फार्मर्स साथ ही साथ बर्बाद हो गए। ये सारे ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ जो सामने आके खड़ी हुई थी, स्टिल बैंक लोन जो उन्होंने रीपेड नहीं की थी। जो बैंक कन्फेक्शनर लोग थे, सामान जैसे हाउस, कार, इनिशियल गुड्स, मतलब जो बैंक से गिरवी रखा हुआ था। ठीक है। सिंपली जो पीपल बाद में जाकर क्या हो गए, होमलेस हो गए, जिन्होंने घर रखा था। ठीक है। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिंग डिस्टर्ब, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है इसके साथ साथ डिस्टर्ब हो गई। जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और बैंक्स भी बर्बाद हो गई उसके साथ साथ। ड्यू टू नो पेमेंट, मतलब कि कोई पेमेंट नहीं कर रहा है लोन का। एंड मैनी कंपनीज क्लोज डाउन, और बहुत सारे जो कंपनीज थे वो भी बंद हो गए। ठीक है। More than 400 banks were closed till 1933 and about 11 lakh companies became sick। तो कहने का मतलब है कि 4,000 से ज़्यादा जो बैंक्स थे 1933 में बंद हो गए थे, और बाद में जो बैंक्स थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। ठीक है। अमॉन्ग द अदर कंट्रीज अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक डिप्रेशन, जर्मनी और ब्रिटेन वर वर्स्ट इफेक्ट। तो सारे कंट्रीज़ के साथ साथ, सारे देश के साथ तो इकोनॉमिक डिप्रेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया ही था, साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा जिस पर इफेक्ट किया था, जर्मनी और ब्रिटेन पर। ठीक है। फ्रेंच कुड मेक हर सेल्फ अनइफेक्टेड। तो जो फ्रांस था वो खुद को मतलब इस डिप्रेशन से अनइफेक्ट करने की कोशिश में था। सी हैड गोट अ बिग अमाउंट फ्रॉम जर्मनी इन द फॉर्म ऑफ वॉर कंपेशन, और इसके साथ साथ जर्मनी ने उसको बहुत बड़ा एक अमाउंट दिया इस वॉर के कंपेशन के थ्रू। ठीक है। द कंडीशन ऑफ जर्मनी रिमाइंड द वर्स्ट, जो कंडीशन थी जर्मनी की वो अभी भी बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी, बेकार थी। इन द एज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हर कंडीशन did not change because she had to pay the compensations for war। तो कहने का मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी जो कंडीशन थी जर्मनी की वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से वो अभी तक मतलब ख़राब ही थी। ठीक है। जबकि उन्होंने वॉर के लिए क्या किया था, पे किए थे, पैसे को पे किया था। ठीक है। द 2 years 1922 and 1923 वर द worst as her currency was 1922 और 1923 ये साल सबसे बेकार था। ठीक है। एज हर करेंसी वॉज ग्रेटली डेवलप्ड इन दिस ईयर, देयर वॉज अ लिटिल इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन आफ्टर 24, मतलब 1924 के बाद थोड़ी सी जो कंडीशन थी वो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट उसमें आया, सुधार आया फ्रॉम दिस ईयर। इस साल के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा लोन लिया, हैवी लोन, किससे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। and brought a considerable reform in the economic, but the Great Depression of 1920 now brought her back in the previous situation of 1919। जब जर्मनी 1924 में उसने अपने कंडीशन को इम्प्रूवमेंट, थोड़ी बहुत चीज़ें लाई थी, उसके बाद से उसने क्या किया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बहुत एक भारी लोन लिया था। ठीक है। मतलब बहुत बड़ी रकम ली थी। फिर से क्या हुआ, 1929 में वो साल फिर से 1919 में, मतलब 1919 की प्रीवियस सिचुएशन में लाकर खड़ी कर दी। मतलब कि उनकी इकोनॉमिक जो डिप्रेशन था उन्होंने फिर वहीं पर आ गए बहुत बड़े डिप्रेशन में 1929 में। जबकि उन्होंने रिकवरी कब लिया था, 1924 में। अबाउट 60 लाख ऑफ पीपल बिकम जॉबलेस। तो
जो 60 लाख से ज़्यादा अबाउट 16 लाख जो लोग थे वो क्या हो गए थे, जॉबलेस हो गए थे। पूरे देश बहुत ज़्यादा एनर्किया टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। हिटलर इनक्रेज हिमसेल्फ आफ्टर 1929 में जो ब्रिटेन एक्सपीरियंस करता है एक स्टीफ फॉल in production, export, employment, import and the other standard of living। ये सारी चीज़ों को ब्रिटेन एक्सपीरियंस करते हैं। अबाउट 35 लाख जो लोग थे वो क्या हो गए थे, थ्रोन जॉबलेस। टू कम आउट दिस डिप्रेशन, इस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स लाइक प्रोटेक्टिज्म, ठीक है, वॉज अडेप्टेड। तो प्रोटेक्टिज्म एक वर्ड है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। Adverse to the market economic that widely affect the world trade. If we absorb the impact of this Great Depression on India, अगर हम एब्जॉर्व करते हैं ये इतने बड़े जो डिप्रेशन हुआ था 1929 में, इकोनॉमिक डिप्रेशन, अगर इंडिया में, तो उससे एब्जॉर्ब से हमें क्या निकलेगा कि 20th सेंचुरी की जो शुरुआत में ग्लोबल इकोनॉमिक था वो इंटीग्रेट बहुत ज़्यादा ग्रेट एक्सटेंस में हुआ था। देयर वॉज एन इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, और यही एक इमीडिएट इफेक्ट था जो बहुत बड़ा बाद में जाकर डिप्रेशन की वजह बना इंडियन इकोनॉमिक के लिए। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिटवीन 1928 और 1934 में जो रिड्यूस सारी चीज़ें हाफ हो गई थी। अबाउट जब प्राइजेस थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी। एग्जाम्पल अगर हम बात करते 50% फॉल थी जो प्राइजेस की वेट की, और इंडिया में अबाउट अगर हम बात करते हैं 1928 और 1934 के बीच में की, ठीक है। तो इन कंपेरिजन टू अर्बन पीपल जो लोग थे उनके जो विलेजर्स से अगर हम कंपेयर करते वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए थे। इन स्पेट ऑफ द फॉल इन प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर प्रोडक्ट, कहने का मतलब है कि इस किस वजह से, तो एग्रीकल्चर की जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा सरगल जाती, उसमें बहुत ज़्यादा लॉस थे, इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो रेडी नहीं थी, उनको लगन मतलब कि लैंड टैक्स को रिड्यूस करने के लिए, इस कारण रीसेंटमेंट इनके साथ साथ फार्मर के साथ दिया गया था, ठीक है। द कल्टिवेटर ऑफ द कैश क्रॉप हैड डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ दिस बिकॉज प्रोडक्शन कॉस्ट ऑन दैट क्रॉप्स वॉज वेरी हाई एंड हैविंग नो इनकम इन दैट रेशियो दे कम अंडर द ग्रेप्स ऑफ द महाजन डेबिट। तो सिंपल सी बात है कि इसके कारण बहुत ज़्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो रेडी नहीं थी कि हम अपने लैंड टैक्स को कम करें। ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। क्रॉप्स जो बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, उनकी इनकम नहीं आई थी इसके रेशियो में, और सारी जो चीज़ें थी महाजन डिबेट से बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ में। फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस ईयर, पहले तो फर्स्ट ईयर इन दिस ईयर में अगर बात करते हैं इंडिया एक्सपोर्ट गोल्ड करने लगा, ठीक है। दिस वॉज डन बाई ब्रिटेन की वजह से ये सारी चीज़ें डन हुई। शॉर्टेज ऑफ गोल्ड इन हर कंट्री, उनके कंट्री में क्या था, गोल्ड की कमी थी। तब हम ये कह सकते हैं कि इन दिस कंटेक्स्ट वी कैन से दैट द ग्रेट डिप्रेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी स्टार्टिंग द सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट। तो हमारा कहने का मतलब सिंपल सा कि ये जो ग्रेट डिप्रेशन है ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसकी शुरुआत के लिए, सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट। अब बात करते हैं चेंजिंग इंटरनेशनल रिलेशन विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड मार्केट के ऊपर, ठीक है। जो इकोनॉमिक फैक्टर है या इकोनॉमिक सिचुएशन है उस पर बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है कौन, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन आफ्टर 1920 के बाद। कंसीडरिंग द डिप्रेशन ऑफ 1929 एक बेस ईयर, द इकोनॉमिक रिलेशनशिप डेवलप बिटवीन 1920 और 1945। इससे हम लोग ये समझते हैं डैट कि दो फेसेस में डिवाइड किया गया। द पीरियड फ्रॉम 1920 टू 1929 मेनली वो पीरियड है जब इकोनॉमिक प्रोग्रेस और डेवलपमेंट उसको हासिल हुई थी। और फर्स्ट ग्रेट वॉर के बाद जो इन्फ्लुएंस थे यूरोप के वो वर्ल्ड को डिमोनाइज करने लगे। हाउएवर हर कंट्रोल ओवर कॉलोनाइज, मतलब कि उन्होंने कोशिश की पूरी तरीके से, उन्होंने किसी तरीके से कॉलोनाइज के ऊपर कंट्रोल करना चाहा एशिया और अफ्रीका कंटिनेंट पर, ठीक है। देन आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि बट इन दिस पीरियड, इस पीरियड के अनुसार तीन कंट्रीज जो थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान और रूस, ठीक है, सोवियत यूनियन इमर्ज हुए थे, एक बहुत बड़ा पावरफुल पावर सेंटर बनाया था इस वॉर में। इन अमेरिका जो 2 ईयर्स की जस्ट आफ्टर द वॉर के बाद जो पीरियड इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, जो क्राइसिस इमर्ज हुए थे एक कॉन्सिक्वेशन ऑफ द रिसाइडिंग डिमांड। 1 लाख जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा जॉबलेस हो गए थे, ठीक है, 2 साल में, ठीक है, इन्हीं 2 सालों में, ठीक है। सीरीज ऑफ लेबर स्ट्राइक्स स्टार्टेड, मतलब जो लेबर थे वो क्या होने लगे, वो भूख हड़ताल पर बैठना स्टार्ट कर दिया। द सिचुएशन चेंज ग्रेटली आफ्टर 1922, और ये जो हालात थे, सिचुएशन थी, ये
बहुत जल्दी 1922 के बाद बदलने लगी ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजिक डेवलपमेंट देयर वॉज एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर विच द सेल ऑफ 50 lakh cars in 1928-1929 इज एन एविडेंस। तो इसके बेसिस पे टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट के बेसिस पे बहुत सारे चेंजेस आने वाली थी 1922 के बाद इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, जिसके सेल लगे थे 50 लाख के कार्स के ऊपर 1928-1929 के। अमेरिका ने देखा एक निगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस डेवलपमेंट के ऊपर। जो इकोनॉमिक पावर और अथॉरिटी थी ये क्या हो गई बाद में जाकर, मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ लोगों ने सेंट्रलाइज होने लगे इन सारे चीज़ों में, और कंपनीज भी। ठीक है, देन आगे यहाँ पर बात करते हैं रूस और जापान इन सारी चीज़ों में एक रिमार्केबल प्रोग्रेस थे इकोनॉमिक फील्ड में 1920 से 1929 में। जो रूस था वो ट्राई करता था एडवर्टाइजिंग और एक्सपेंडिंग, किस लिए, उनके न्यू इकोनॉमिक सिस्टम को एक वर्ल्ड लेवल तक ले जाने के लिए, टू मेंटेन हर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जापान ने क्या किया, जापान ने एग्रेसिव एक फॉर्म का इम्पेरियलिस्ट एम्बिशन बनाया, चाइना इसमें विक्टिम था। ठीक है, एंड इस पीरियड के अनुसार जो एक्सपेंशन ऑफ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया में, या अगर दूसरे कॉलोनाइज कंट्रीज़ की भी हम बात करते हैं तो इसमें ये सारी चीज़ों में फेस जो किया गया था इकोनॉमिक क्राइसिस को, बहुत मतलब कि फर्स्ट वॉर ग्रेट वॉर के बाद इसमें किया गया था। ठीक है, सेकेंडली द प्रॉमिस ऑफ स्वराज, ठीक है, मेड बाय द रूलिंग कंट्रीज वॉज नॉट फुलफिल, मतलब कि जो प्रोमिस की गई थी स्वराज के दौरान वो फुलफिल नहीं की गई थी वो रूलिंग कंट्रीज़ के ऊपर। ठीक है, देन आगे बात करते हैं हम लोग की एफर्ट्स वर मेड इन द यूरोपियन कंट्रीज़ टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट लगाया गया था यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर कि वो इस डिप्रेशन से बाहर आया। जो सारे गवर्नमेंट थे उनको इस्टेब्लिश किया गया एक मतलब कि स्ट्रिक्ट मनी कंट्रोल के सिस्टम से। ठीक है, एग्रीकल्चर डिमिनेट करती है ईस्टर्न का यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए जैसे हंगरी, रोमानी, ये सारी चीज़ें, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ये सारी चीज़ों को क्या किया गया, एक एग्रीकल्चर डोमिनेट के लिए ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में दिया गया। ठीक है, बैलेंस किया गया एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के एक आर्ग्यूमेंट्स के। ठीक है, ओटा में 1932 में, और कंट्रीज़ लाइक नॉर्वे, स्वीडन मेड अ रीजनल मैनेजमेंट लाइक ओस्ला ब्लॉक, और लेजना समिट वॉज हेल्ड इन 1922 में, इन विच कॉम्पिटिशन्स अमाउंट ऑफ जर्मनी वॉज रिड्यूस विथ अ व्यू टू आर्ग्यूमेंट द ट्रेड, मतलब इस सारी चीज़ों में इन सारे आर्ग्यूमेंट एक बनाया गया इस ट्रेड के अनुसार, जिसमें 1932 में एक समिट भी हुआ था। ठीक है, और देन बात करते हैं उसके बाद जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्रेंच थे, ब्रिजिटा थे, गेव एक सजेशन उन्होंने दिया, फर्स्ट टाइम फॉर्म एक इकोनॉमिक फेडरेशन को बनाने के लिए उन्होंने एक सजेशन दिया इन यूरोप में, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। विद द एम ऑफ सॉल्विंग द क्राइसिस ऑन द लेवल ऑफ लीग ऑफ नेशन, अ कॉन्फ्रेंस वॉज कन्वेंस्ड इन 1933 इन लंडन इन विच 67 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। सिंपली उन्होंने जो एडवाइस दिया था, सजेशन दिया था, वो काम नहीं है, वो सक्सेस नहीं हुआ। किस एम के ऊपर उन्होंने दिया था, तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करने के ऊपर, कि जो नेशंस के ऊपर तक ये चीज़ें बढ़ रही हैं। फिर उन्होंने क्या किया, नेशन एक कॉन्फ्रेंस रखा गया 1933 में लंदन में, जिसमें 67 कंट्रीज जो थे वो पार्टिसिपेट हुए थे ये समिट में। डिस्कशन में उन्होंने एक स्टेबल्स मनी अडॉप्ट किया एंड अडॉप्ट टू पॉलिसी, मतलब कि मनी और कुछ पॉलिसी को अडॉप्ट करने का बोला, म्यूचुअल ट्रेड बोला, और कॉपरेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड बाई, मतलब कि ये सारी चीज़ों, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, ये सारी चीज़ों को उन्होंने बोला करने को। ठीक है, देन यहाँ पे बात करते हैं ऑल द कंट्रीज एक्सटेंडेड देयर एक्सपोर्ट बट इट कुड नॉट बी सक्सेसफुल इन दी देन पॉलिटिकल सिचुएशन, मतलब कि सारे जो कंट्री थे वो चाहते थे इनको सपोर्ट करें, लेकिन वो कोई भी सक्सेसफुली पॉलिटिकली सिचुएशन में नहीं हो पाया। विथ रिफरेंस टू द इकोनॉमिक डिप्रेशन वी सी टू इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ यूरोप, मतलब कि ये इकोनॉमिक डिप्रेशन के साथ साथ हम लोग दो इंपॉर्टेंट चेंजेस देख सकते हैं लोग पॉलिटिकल सिचुएशन में यूरोप के। फर्स्टली कि जो अट्रैक्शन ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल के सिस्टम्स हुई थी रसिया से, स्टेबल्स इन रसिया, इंक्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब ये दुनिया में पूरी तरीके से इंक्रीज किया गया। बिकॉज सी वॉज ओनली, एक कंट्री वो था सिर्फ हु डिड, मतलब वो ही एक सिर्फ इतना नहीं था कि इम्पैक्ट पड़ा था डिप्रेशन का। ठीक है, सेकेंडली जो उन्होंने क्या किया, इम्प्रेस किया डिक्टेटरशिप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इटली और जर्मनी में। ठीक है, सिंपली देन आगे यहाँ पर बात करते हैं सिंस ऑल दी कंट्रीज वर इंटीमेटली, मतलब कि सारे जो कंट्रीज थे वो उनको इंटीमेटली इंगेज किया गया, कॉपिंग किया गया एक प्रॉब्लम के साथ साथ और डिप्रेशन के प्रॉब्लम के साथ। दे कुड नॉट सी, मतलब इन्हें देखा नहीं गया, उन्हें समझा नहीं गया न्यू पॉलिटिकल
टेंडेंसी इमर्ज कर दिया गया 2 कंट्रीज़ के लिए जो फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इटली और जर्मनी के लिए इमर्जेशन डिक्टेटरशिप हुआ, ठीक है, टेस्ट सिस्टम। देन बात करते हैं मैनी कंट्रीज जो थे यूरोप सच एज स्पेन, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, ये सारी जो कंट्रीज थे उनको भी इनक्लब किया गया। जो पॉलिटिकल सिस्टम इमर्ज इकोनॉमिक के बाद वो यूरोप में एक सेकेंड ग्रेट वॉर इन्वेट कर रहा था पॉलिटिक्स के थ्रू, ठीक है, पॉलिसी के थ्रू। देन बात करते हैं द चेंजेस आफ्टर दी डिकेड्स ऑफ 1950 के बाद क्या क्या चेंजेस आए ये साल के बाद, वो बारे में बात करते हैं। आफ्टर दिस एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब कि सेकेंड ग्रेट वॉर के बाद ख़त्म होने के बाद जो रिकन्स्ट्रक्ट वर्क थे वो शुरू हो गए इंटरनेशनल लेवल तक और उनके प्रॉब्लम्स को। इसके रिजल्ट क्या आया कि दो जो मतलब मेट एक ग्रेट डिस्ट्रक्शन सामने आई है। इसके द एफर्ट कम इन टू एक्सचेंज, जो एफर्ट्स हम लोगों ने डाले वो एक्सचेंज होने के तो 1945 में, और उनके अकॉर्डियंस, इनके डिसीजंस, यल्टा कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई। समिट वाज ऑर्गेनाइज बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, द यूएन गेट स्टार्टेड, ये सारी काम यूएन ने स्टार्ट किया। कुछ एजेंसी बनाई जैसे UNESCO, WHO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। बट ये सारे प्रैक्टिकली वर्क ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन डन किया गया किसके ऊपर से, सुपरवाइजन ऑफ 2 कंट्रीज, 2 पावरफुल कंट्रीज, USA और सोवियत यूनियन, जिसको रूस कहा था, ठीक है। बहुत ये कंट्रीज़ के अलग अलग डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम थे। ये सारे पोस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप्ड कर रहे थे, ठीक है, स्पेशलिस्ट। देन आगे बात करते हैं हम लोग टेकिंग लेशन फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सपीरियंस बिटवीन 2 ग्रेट वॉर्स, मतलब कि जो लेशंस हमने सीखे इकोनॉमिक एक्सपीरियंस के 2 ग्रेट वॉर के बाद ये डिसाइड किया गया कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक कैन नॉट सस्टेन विदाउट कंजप्शन, मतलब कि जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक है वो एक अच्छी नहीं है बिना किसके कंजप्शन के। द अदर थिंग, अगर दूसरी बात करते हैं बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की जो टारगेट करती है एम्प्लॉयमेंट, जिसके साथ अचीव होते हैं सिर्फ व्हेन द गवर्नमेंट हैज पावर टू कंट्रोल द कम एंड गो ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड लेबर, ठीक है। देयरफॉर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल economic system after the second great war was to maintain economic stability and complete employment in industrial world, मतलब कि इसके साथ साथ जो सेकेंड ग्रेट वॉर हुआ था उसके साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट को भी, रोजगारी को भी मतलब मैनेज करके चलने के लिए कहा गया, ठीक है, मेंटेन किया गया। इट वॉज ऑल्सो फेल्ट दैट वर्ल्ड पीस कुड बी established ऑन द बेसिस ऑन फाइनेंशियल कन्वेंशन वॉज हेल्ड इन जुलाई 1944 में ब्रिटेन सूट, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट बनाई गई, एक प्लेस मतलब कि सिचुएटेड किया गया अमेरिका के हैम्पशर में, और उनको कॉन्फ्रेंस में भी डाला गया, कॉन्फ्रेंस किया गया एक, मतलब कि जो अराइव किया गया था IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऊपर, जो उसको फाउंड किया गया, और अरेंजमेंट मतलब कि मनी का अरेंजमेंट करने के लिए जो पोस्ट वॉर रुका हुआ था, रिकन्स्ट्रक्शन, इंटरनेशनल रिकन्स्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ों को करने के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें फाउंड आउट निकाला, ठीक है। बट दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आर नोन एज ट्विन ऑफ स्क्रीन, इसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को हम लोग ऑफ स्क्रीन कहते हैं, ट्विन ऑफ स्क्रीन। देन यहाँ बात करते हैं बहुत ही इंस्टीट्यूट, इन सारे इंस्टीट्यूट ने अपना फंक्शनल फार्मूला स्टार्ट किया 1947 में। जो इन्फ्लुएंस थे USA के, उन्होंने भी प्रिवेंट किया ओवर दिस 2 इंस्टीट्यूट, एंड इवन टुडे शी टेक्स इट कंसिडरेबल यूजेस इन डिटरमाइनिंग हर इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रिलेशन। इनके साथ साथ ये सारी चीज़ें मतलब उन्होंने लेना स्टार्ट किया। देन बात करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन इन द डिकेड्स ऑफ 1945 और 1960 में क्या रिलेशन था इनका इंटरनेशनली। तो हमने देखा कि सिंपली इंटरनेशनली इकोनॉमिक रिलेशन जो था 1945 से उन्होंने 3 एरियाज़ में डिवाइड किए थे। 1945 के बाद जो वर्ल्ड इन्फ्लुएंस हुए थे 2 इकोनॉमिक सिस्टम से, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और उनके साथ साथ उन्होंने ये कोशिश की कि उनके जो इन्फ्लुएंस और पॉलिसी है वो भी वर्ल्ड लेवल तक बढ़े, ठीक है। इसके सिचुएशन के साथ जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिटिकल और एवरेज इमर्ज हुए थे, जो होल वर्ल्ड था डिवाइड किया गया था 2 ब्लॉक में। पहला ब्लॉक वो कंट्रीज थे जिनके कैपिटल्स इकोनॉमिक सिस्टम हेड किसके द्वारा किए जाते, सोवियत यूनियन, और उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्टेटेड कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम, एंड दी अदर ब्लॉक में ये था कि कैपिटलिस्ट कंट्री उनके साथ साथ एस्पिलेटेड ऑफ मार्केट कर रहे थे प्रॉफिट बेस इकोनॉमिक के सिस्टम। उनके हेड कौन रहते थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और उन्होंने ये मैड सीरियसली एफर्ट्स को बनाया, एक्सपेंडिंग किया इकोनॉमिक सिस्टम में, किसके ऊपर, सोवियत यूनियन, ईस्टर्न यूरोप, और ये सारे मतलब हंगरी हो गए, रोमानिया हो गए, बल्कि हो गए, पोलैंड हो गए, ईस्ट जर्मनी एटसेट्रा, और न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज लाइक इंडिया जो अभी अभी हुए थे,
उनको भी दिया। सी गॉट फुल सक्सेस, उन्होंने पूरे सक्सेसली ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ लाइक नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, ये सारी जो कंट्रीज़ थी उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेसली जो सेकेंड एरिया तक हम आता है जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन जो कि साथ कंट्रीज़ के कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में भी आता है, जो सेक्टर कम्प्लीटली गवर्नमेंट के द्वारा यूनाइटेड स्टेट में होता है। मेनली ऑब्जेक्ट इसका क्या होता है तो चेक करना होता है कि इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस हुए कि नहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम और थॉट। जो यूनाइटेड स्टेट है अमेरिका फोर्सली इम्पोज करता है उनके पॉलिसी के दो एरियाज़ में, तो द साउथ एरिया और दी ऑयल रिच कंट्रीज़ ऑफ मिडल एंड वेस्ट एशिया, इराक, ईरान, सऊदी अरब और जॉर्डन, ठीक है, और ये सीरिया और लिबनान। The USA and the countries of the South American continent established her influence by going to the extremes using military power. जो यूएसए है, जो देश साउथ अमेरिकन के कंटिनेंट में आते हैं, उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया खुद के एक इन्फ्लुएंस, ठीक है, जो कि इनके द्वारा उनके खुद के मिलिट्री पावर के द्वारा उनके इंटेलिजेंस के द्वारा चल रहे थे, ठीक है, और उन्होंने उसमें सक्सेस भी किया। मेंटेन करके उनके अपने इन्फ्लुएंस थे, अपनी कंट्रीज थी, अपने वेस्ट मिडल एशिया के, ये सारी चीज़ें उन्होंने इस्टेब्लिश किया। न्यू जर्सी नेशन, इसराइल और ये सारी हाईली अरब पॉपुलेटेड पैलेस्टीन, ठीक है। एक्चुअली जो अमेरिका है, अमेरिका को इस तरीके से एक सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं, ऑयल और गैस की, जिसको बैकबोन ऑफ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ कंट्री के नाम से, बेस इकोनॉमिक के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ जो लैक ऑफ हर फेलो कंट्रीज ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक थे उनके साथ भी, ठीक है। देन यहाँ बात करते हैं हम लोग कुछ कंट्रोल ओवर दिस सेक्टर, ये सारी चीज़ें हटाओ, उतनी अच्छी नहीं, ठीक है। ये पढ़ते हैं इंटर रिलेटिव, सिंपल सा समझो, समझा दिया ना, वो उतना समझो, इतना हिस्ट्री वो नहीं समझो। इंटर रिलेटिव हिस्ट्री रटने वाली चीज़ होती है, जो क्वेश्चन तो रट लो, एक बार इसको पढ़ लो, सिलेबस कंप्लीट कर लो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। इंटर रिलेटिव स्टडी ऑफ ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्न लाइवलीहुड की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन एक वर्ल्ड वाइड अकोमोडेशन है, प्रोसेस है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक और कल्चर एक, जिसको हम लोग सक्सेसफुली यूनिफाई जो वर्ल्ड है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, उनको सक्सेसफुली एक रखने के लिए फिजिकली और साइकोलॉजी लेवल तक एक रखने के लिए करते हैं। जो सिमिलैरिटीज़ है, यूनिफॉर्मिटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ डन की जाती है अलग अलग सिर्फ की वजह से जो फाउंड ऑन होता है वर्ल्ड लेवल तक, जो आती है किसके अंदर, ग्लोबलाइजेशन। इन साइड टर्म्स ड्रेस और फूड के सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कॉमनली यूज़ होते हैं जो हमारे कंट्रीज़ में और सारे कंट्रीज़ में पाए। ग्लोबलाइजेशन यहाँ देख लो इसका डिफिनेशंस, एंड इंटरनेशनल फीचर होता है एक सारे एरियाज़ के लाइफ के, जिसको किसके इंटर कनेक्ट किया जाता है सारे सारे रीजन्स और सारे वर्ल्ड, होल वर्ल्ड से, जिसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक बिग विलेज से, ठीक है, उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। सिंपली यहाँ समझते हैं हम लोग कि देयर हैज़ बीन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वहाँ पर क्या होता है कि डिफरेंस होता है अपनी अपनी ओपिनियन के हिस्ट्रियंस और फिलोसफर के, इनके टर्म्स हैं। कौन इमर्जेंस करता है, ग्लोबलाइजेशन करता है। कुछ स्कॉलर्स के व्यू से जो प्रोसेस होता है ग्लोबलाइजेशन के इन एनी फॉर्म, उनके हिसाब से गोइंग द बिगनिंग ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री एंड इट्स फ्यूचर हैज़ बीन चेंज इन द अकॉर्डिंग विद देम टाइम। उनके हिसाब से कि जो इंसान की फीचर्स हैं, इंसान की ह्यूमन हिस्ट्री है, इतिहास है, वो आगे जाके चेंज होती है उनके टाइम के साथ। वेल द अदर ग्रुप ऑफ द स्कॉलर क्या देखते हैं ग्लोबलाइजेशन में कि कैपिटलिज्म को इमर्ज किया था एक मॉडर्न टाइम में, ठीक है। इन सारे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके रिलेशन से इंटीमेटली कनेक्ट करता है कैपिटलिज्म को। सिंपल विद द रिफॉर्म्स ऑफ द this scholar the advent of the globalization can be considered between 15th से 16th century में इसको ऑब्वियसली कनेक्ट किया गया मॉडर्नाइजेशन ऑफ कैपिटलिस्ट टेंडेंसी। इनके मिड में अगर हम बात करते हैं 19th सेंचुरी की, जो कैपिटलिज्म थे वो क्या बन गए, वर्ल्ड वाइड सिस्टम, ठीक है। जो नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन था कंटिन्यू होने लगा। दिस टाइम द एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल बिकम अ मेन फीचर ऑफ इंटरनल नेशनल इकोनॉमिक रिलेशन एंड द क्वांटिटी ऑफ ट्रेड ऑल्सो इंक्रीज, मतलब उनके ट्रेड जो थे इकोनॉमिक रिलेशन का वो भी बढ़ने लगा। सिंपली यहाँ पर समझो कैपिटलिज्म एक सिस्टम बेस है जो कैपिटल को सर्वाइव करता है मार्केट और प्रॉफिट के ऊपर। कोल्ड वॉर वर्क, हाँ सिंपल समझो कोल्ड वॉर वर्क क्या है, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट करता है, दो लीडर्स जो होते हैं आपस लीडर्स होते हैं स्टेट के, वो कंट्रोल करते हैं मार्केट कंट्रोल कंट्रीज लाइक यूएसए और सोवियत हो गए, ठीक है। सिंपल कोल्ड वॉर वर्क समझो कि एक दूसरे को नीचे गिराना। अब बात करते हैं यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन रिमाइंड बाय वेरी फास्ट।
द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई मिडल 9th सेंचुरी में, और इसी की शुरुआत फर्स्ट ग्रेट वॉर में हुआ। ठीक है, इतना समझ लिया। और जो मैंने बताया था ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1929 1930 में, यही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं पढ़ने की जरूरत है। ये पढ़ो, जॉन विलियम शाह जो यूएसए के फर्स्ट यूज वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन के थे 1919 में। इनके फर्स्ट स्टार्टेड कब हुआ था, लैटिन अमेरिका बाय द यूएसए एज एट्स इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। जो कंट्रीज थे वो भी बहुत ज़्यादा वीक होने लगी इकोनॉमिकली, उनके सारे डिकेट थे 1980 के बाद के ग्रेजुअली वो सिंबल ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ज़्यादा ब्रेक होने लगे, वीक होने लगे। ठीक है, उन्होंने क्या स्टेबल किया, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को स्टेबल्स के बनाया 1995 में, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और एक लार्ज ट्रेडिंग एंड इंडस्ट्रियल कंपनीज उन्होंने बनाया, मल्टीनेशनल कंपनी जो कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ को एक्सटेंड करती थी ग्रेट कंट्रीब्यूशन में। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं, द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड टू कीप देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेव किया उन्होंने और प्रोटेक्ट भी किया। इसके साथ साथ G8 भी बना, OPEC भी बना, ये ऑर्गेनाइजेशन बने, यूरोपियन यूनियन बना, G15 बना, G77 बना, SARS बना। ये सारी चीज़ें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं किसके ऊपर, ग्लोबलाइजेशन के डेवलपिंग के ऊपर। देन आगे बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्न लाइवलीहुड के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं। जो इम्पैक्ट पता है ग्लोबलाइजेशन में प्रेजेंट सैलरी के ऊपर अगर हम देखें बहुत ज़्यादा क्लियरली होता है इकोनॉमिक सेक्टर पे। और वो जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया मिलिट्री के बीच में, उन्होंने कुछ छोड़ दिया सारी चीज़ें इकोनॉमिक पावर को। जब एससीएम ऑफ द वॉर जो था, टाइम देख रहे थे, ओके, ये कैपेसिटी के साथ साथ कंट्री शुरू होने लगा, एक्सक्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी के ऊपर इनके जो सिटीजन थे रह करने लगे ये सारी चीज़ें। अरे हो गई। ठीक है, नई सारी चीज़ें मतलब बहुत सी चीज़ें होती है ग्लोबलाइजेशन के बीच में। और यहाँ बात करते हैं, यहाँ देखो ग्लोबलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसके ऊपर, तो पावर ऑफ इकोनॉमिक को स्टेबल्स करने के ऊपर। ओपन मार्केट हो, चाहे फ्री ट्रेड हो, या ओपन कंपटीशन हो, या एक्सपेंशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स हो, या प्रीवरेशंस हो, सर्विसेज सेक्टर, ये सारी चीज़ें में मेन कंपोनेंट क्या कहता है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जो ओनली एक ऑब्जेक्ट बनता है इस प्रोसेस में, तो इसको ट्रांसफॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूट एज वेल रीजनल फाउंडेशन। ठीक है, देन यहाँ बात करते हैं जो प्रेजेंट टाइम में अगर हम रहते हैं विच द इम्पैक्ट क्या पता है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के, वो रिफ्लेक्ट करते हैं कॉमन लाइफ ऑफ पीपल के जो चेंजेस अकर करते हैं एरिया ऑफ लाइवलीहुड, जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन तो ये क्लियरली हम देख सकते हैं इन सिटीज़, टाउन्स और विलेजेस में। आफ्टर 1991 के बाद जो चीज़ें एक्सपेंसेस हुई सर्विसेज सेक्टर में बहुत फास्ट स्पीड में उस सारी दुनिया में फैलने लगा। इसके मैनी न्यू एरियाज़ भी लाइवलीहुड के हुए। जो मीनिंग है सर्विस सेक्टर की एक रिलेट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से, जो कि लोग एक अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सच एज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो गया, बस, एरोप्लेन, टैक्सी, ये सारी चीज़ें आजकल आ रही हैं। ठीक है, जो फैसिलिटी को हम लोग बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में रखते हैं, टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल हो गया, फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, होटल और रेस्टोरेंट की बात करते थे, शॉपिंग मॉल्स एंड बिग सिटीज़। शॉपिंग मॉल जो बिग सिटीज़ में होते हैं, एक प्लेस जहाँ एक इनिशियल कॉमोडिटीज जो लाइफ के अवेलेबल हो। ठीक है, जो आसानी से जो चीज़ें मिल जाए शॉपिंग मॉल में। सेल सेंटर, कॉल सेंटर की बात करें, सेल सेंटर कहाँ बात आ रहा है, बायोलॉजी नहीं, कॉल सेंटर की बात करते हैं तो द प्लेस जहाँ पर कुछ टर्म्स में सारी एक्टिविटीज़ को हम लोग एक्सप्लेन इन्फॉर्मेशन में दे, फ़ोन या इंटरनेट के ज़रिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो अब आपको मेंशन की गई हैं, ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन के दौरान हुई थी, एक नया अपॉर्चुनिटी लोगों में लाया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये सारी चीज़ों में, तो यहाँ पर सिंपली थोड़ा सा चीज़ है, इसको समझो कि जो मॉडर्न टाइम में थी अंडर इकोनॉमिक में ये डिस्कस किया गया ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम और वर्ल्ड मार्केट को, ये सारे चैप्टर्स में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। आफ्टर 1990 के बाद क्या हुआ था कि जो यूनाइटेड स्टेट थी अमेरिका की और सोवियत यूनियन, वो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक प्लेसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ग्रेट वॉर हुआ था उसके बाद जो डिसीव्स हुई थी वर्ल्ड मार्केट और पॉलिटिकल सिस्टम में। और 1991 के बाद इसकी सारे मार्केट में अंडर वेरी वर्ल्ड मार्केट में एक न्यू इकोनॉमिक ट्रेंड आया था ग्लोबलाइजेशन का, जिसको इमर्ज डायरेक्टली किसके साथ किया गया, प्राइवेटाइजेशन और लेवरेज के बाद में। ठीक है, नया बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन मेड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द
ये जो सारी चीज़ें थी ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद अंडर मार्केट में न्यू इकोनॉमिक ट्रेंड आता है दैट ग्लोबलाइजेशन। इसको इमर्ज कर दिया गया था डायरेक्टली किसके साथ, प्राइवेटाइजेशंस और लिबरलाइजेशन के साथ। ग्लोबलाइजेशंस बाद में क्या बना, किसने बनाया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसके सेंट्रल पॉइंट इकोनॉमिक सिस्टम को पूरी दुनिया में अच्छी करना था। ठीक है, उनकी करेंसी डॉलर थी, उनके साथ साथ उनके स्टैंडर्ड करेंसी भी आने लगी पूरी दुनिया में। उनकी कंपनी जो थी उनको परमिशन मिलने लगा क्या, कि कैरी आउट करने का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वर्ल्ड में। देयरफॉर ग्लोबलाइजेशंस, लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशन, ये सारी कौन ऑरिजिनेट करता है, अमेरिकन सेंट्रल वर्ल्ड करता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें इकोनॉमिक सिस्टम करता है। और टुडे अगर हम बात करते हैं आज के ज़माने में, तो वर्ल्ड के बिकम मोनोपोल एंड रिन्यूइंग एट द डायरेक्शन ऑफ द पावरफुल कंट्री द USA। आज भी अगर कोई चलाता है दुनिया, मतलब मोनोपोल, और ये सारी चीज़ें कौन रन कर रहा है, तो कौन कर रहा है, इसके डायरेक्शन कौन देता है, पावरफुल कंट्री USA दे रहा है। ठीक है, इन इकोनॉमिक सेंटर ग्लोबलाइजेशंस क्या जन्म देता है, बर्थ करता है एक न्यू इकोनॉमिक एम्परलाइजेशंस को, जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाती है कुछ धीरे धीरे पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ा हमने, और यहाँ होता है चैप्टर एंड। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए। थैंक यू।